कोई लिंकेज फॉर्म हो रही होती है। या तो कंडेंसेशन पॉलीमर में एडिशन यानी कि एस्टर लिंकेज फॉर्म हो रहा होता है, या तो कंडेंसेशन पॉलीमर में एमाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा होता है, दोनों में से कोई एक। लेकिन जब मैंने यहाँ नजर दौड़ाई तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे तो कोई भी नई लिंकेज आपके पास नहीं बन रही है, ना तो मुझे कोई एमाइन लिंकेज नजर आ रही है ना तो एमाइड लिंकेज। एक दूसरा हिंट इस क्वेश्चन को करने के लिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग चेन। इसमें भले कोई भी लिंकेज आई वॉन्ट कंसीडर, मैं उसको लिफ्ट ही नहीं कराऊंगा, मैं देखूंगा ही नहीं उस तरफ। मुझे तो देखना है एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन, एज अ पार्ट ऑफ मेन चेन दैट इज इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन, दैट इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, क्या वहां पर कोई लिंकेज है? मैं बोलूंगा नहीं है, नहीं है। तो मतलब मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये जो है ना ये एडिशन पॉलीमर है। अच्छा जी, ओके, अगर ये एडिशन पॉलीमर है तो ये कनेक्ट कहाँ से है? जाहिर सी बात है, एडिशन पॉलीमर में तो डबल बॉन्ड होता है। तो मुझे जो भी मोनोमर देखना होगा उसमें कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब मैं बोलूंगा यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब इनमें से कौन सा सही है? तो पॉइंट वाली बात ये है, पॉइंट वाली बात ये है कि देखो कनेक्शन कहाँ से है, असल ढूंढना है जड़ को। एक कनेक्शन यहाँ से है और एक कनेक्शन यहाँ से है, बात को समझिएगा जरा गौर से। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? यहाँ। डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये जो आपको नया बॉन्ड नजर आ रहा है ना भाई मेरे, ये नया बॉन्ड, इट्स नॉट के यहाँ पे कार्बन लगा हुआ होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। मैंने जिसको रेड से रिप्रेजेंट किया है ना, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ना ये वाला बॉन्ड है इसके अंदर और ना ही ये वाला बॉन्ड है। बात को समझिएगा, ओनली आपके पास ये प्रेजेंट है, ओनली ये प्रेजेंट है। ओके, यहाँ कहीं आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ कहीं आपका डबल बॉन्ड है। तो जब आपने इसको कनेक्ट किया तो इनफैक्ट ये कुछ ऐसा है, इनफैक्ट ये कुछ ऐसा है। आप एक से दो दफा ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो खुद ब खुद कहानी सीधी हो जाएगी। इनफैक्ट ये कुछ ऐसा है, देखिएगा जरा, CONH2। देखो मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया, अब समझना आसान हो गया कि यार इसमें चल क्या रहा है। तो अब अगर मैं इसका मोनोमर फाइंड आउट करूंगा ना, तो मेरे भाई इसका मोनोमर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा, है ना? वो क्या होगा? ए। अब आप बोलोगे कैसे? अब बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा कि यार ये तो स्केलेटल फॉर्मूला है, स्केलेटल फॉर्मूला में तो हम हाइड्रोजन शो ही नहीं करते हैं, बट हाइड्रोजन तो होता है ना? तो ये देखो, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो कि ये वाला है, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा। अच्छा, इन्होंने कंफ्यूज कंफ्यूज करने के लिए कैसे बना के दे दिया, मतलब लंबी कर ली इन्होंने, लंबी। ऐसे तमीज से लिख के दे देते यार, बच्चे को समझ आ जाता। नहीं भाई, नहीं नहीं। तो इस तरह से आपको ये लेके चलना है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमने चूंकि ऑर्गेनिक खत्म किया है अभी, नाइट्रोजन कंपाउंड, तो मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि भाई इसके क्वेश्चंस आ रहे किस तरह होंगे। ओके, तो इस तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अच्छा, फिर आ गया 15, द रिपीट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज शोन, द दिस पॉलीमर कुड बी बोथ अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ पॉलीएमाइड। नंबर बी, नीदर अ पॉलीपेप्टाइड नॉर अ पॉलीएमाइड। भाई देखना पड़ेगा यार इसमें कि जो है कि इसमें वाकई में ये लिंकेज है या नहीं है। देखो एक बात तो पक्की है कि ये जो आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दैट इज कॉल्ड कौन सी लिंकेज? एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज। ओके हो गया जी। तो इसमें एमाइड लिंकेज तो है, पेप्टाइड लिंकेज नहीं है इसमें। ओके, इट्स नॉट अ पॉलीपेप्टाइड, इट्स पॉलीएमाइड इन फैक्ट। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं दोनों है, दोनों कहाँ से आ गई? मुझे तो एक नजर आ रही है इसमें। तो फिर कह रहे हैं नीदर अ पॉली, नहीं, नीदर कैसे? मतलब नीदर और नॉर का तो केस ही नहीं है ना, नीदर नॉर का मतलब ना ये है ना वो है, इसमें तो एक नजर आ रही है मुझे। सो इसका मतलब बी भी गलत हो गया। सी कह रहा है पॉलीपेप्टाइड बट नॉट अ, नहीं भाई नहीं। सो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन की समरी ये है कि यू नीड टू नो
यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लिंकेजेस के जब हमें CONH2 नजर आए तो इस लिंकेज का क्या मतलब है, और जब हमें CO नजर आए तो उस लिंकेज का क्या मतलब है। तो आपसे ऑटोमेटिकली पॉलीमर के क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है ज्यादातर कि यहाँ पर जो है ना बच्चों को परेशानी हो रही होती है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो ना 4-5 पेपर के सिर्फ यही वाला पोर्शन कर लेना, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो खुद ब खुद आपका माइंडसेट बन जाएगा। तो हमेशा ना ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो उनको इस तरह से करके अपने आप को जो है ना एक होता है ना कंफर्म करना, तो आपसे गलत आंसर के चांसेस खुद ब खुद कम होते जाएंगे। अब ये देखो जरा, ये एनएमआर का क्वेश्चन आ गया। अब क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज शोन, हाउ मेनी पीक्स विल देयर बी इन द कार्बन 13 एनएमआर इज। अब नंबर ऑफ पीक्स is equal to the number of chemical environments. The number of peaks are equal to the number of chemical environments. बोले तो ये और ये कार्बन सेम है, मैं डिफरेंट कलर्स दे रहा हूँ इन्हें ताकि आप समझ जाओ। ये और ये कार्बन सेम है, ओके, ये अलग है, ये और ये सेम है, ओके, फिर ये और ये सेम है, और फिर ये अलग है। बात समझ रहे हो? सिमिट्री देखो आप, सिमिट्री देखो, ये सिमेट्री आ गई, ये एक जैसे है क्योंकि इनका नेबर एक है, इनका नेबर एक है। बात समझ रहे हो? फिर ये और ये एक जैसे हैं क्योंकि इनका नेबर एक है। तो आप नेबर को देखोगे आपको बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो कितने टोटल केमिकल इन्वायरमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं इसके अंदर? टोटल है मेरे पास ये और ये 1, फिर देन 2, फिर ये 3, फिर ये देन 4, फिर ये देन 5। सो टोटल केमिकल इन्वायरमेंट्स जो इसमें हैं वो है 5, दैट इज बी ऑप्शन। ओके हो गया जी। इसी तरह से आ, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। ये भी एक टेक्निकल विद द मोल्स। कह रहा है व्हेन अ सैंपल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न कंप्लीटली इन ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन ही होगा, अल्कोहल का पोर्शन नहीं आता है, एमाइन नहीं आता है, एमाइड नहीं आता। हाइड्रोकार्बन मींस ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। 2.64 gram of carbon dioxide and 0.81 gram of water are formed. Which of these could be the molecular formula of the hydrocarbon? ओके, तो देखो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा इसके मोल्स। सबसे पहले तो मैंने निकालना है इसके मोल्स, तो मैं काम करता हूँ। मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.64 over the MR of carbon dioxide, I remember that was 44। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा ना तो आंसर आएगा मेरे पास 2.64 डिवाइडेड बाय 44 इज 0.06। भाई ये मोल आ गए मेरे पास किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर मैं मोल फाइंड आउट करूंगा किसके? वाटर के, जो के होंगे 0.81 डिवाइडेड बाय 18। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 0.81 डिवाइडेड बाय 18 को, तो आंसर आएगा मेरे पास 0.05। ओके जी, 0.05। अच्छा, अब मैं ना इनको सिंपल रेशो निकाल लेता हूँ, मैं इनका सिंपल रेशो निकाल लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। ओके, सो इसके मोल है 0.06 और इसके मोल है 0.045। स्मॉलर नंबर मेरा क्या है? 0.045 है। मैं दोनों को इससे डिवाइड करवा रहा हूँ। सेट हो गया जी। तो 0.06 को जब मैं 0.04 से डिवाइड कराऊंगा, 0.045 से डिवाइड कराऊंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.33, और ये आंसर आएगा 1। बात समझ रहे हो? इस तरह से आपको पता लग गए कि यार कार्बन डाइऑक्साइड इतना है और वाटर इतना है। तो आप एक काम करो ना, आप इन सब को कंबस्ट कराओ, आप इन सबको कंबस्ट कराओ, और आपका जो भी बने। हम जब कंबस्ट करवाते थे इक्वेशंस को, अगर आपको याद हो, मैं क्या कहता था? जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर, उसका हाफ वाटर। देखना जरा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इतना वाटर बनेगा।
ओके, इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इतना वाटर बनेगा, गौर से सुनते रहना। इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इतना वाटर बनेगा, और इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 9 का आधा, 9 का हाफ जो होगा, अबे जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर ना। तो ये 3 था, तो ये 3 वाटर थोड़ी बनेगा, ये बनेगा 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। ये भी कितना बनेगा, 3 का हाफ 1.5। ये भी कितना बनेगा, ये तो 3 बनेगा ना, 6 का हाफ 3 होगा, और ये 9 है ना, तो 9 का हाफ क्या होगा, 4.5 वाटर बनेगा। ये तो पक्की बात है, जब तुम इसको कंबस्ट कराओगे तो तुम्हारे पास ये चीजें जो है ना वो बन रही होंगी। तो मेरे पास जो मोल्स आए हैं वो तो इतने आए हैं, वो तो मेरे पास इतने मोल्स आए। तो भाई आप देख लो कौन सी स्टेटमेंट इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। अगर तुम इसको सिंपलेस्ट बना के देखते हो तो 4 और 3, दो नंबर्स आ रहे हैं ना, किसी भी एक को ट्राई कर लो आप। मैं इसको ट्राई करता हूँ, 4 और 3 है ना ये। तो इसको मैं जब सिंपलेस्ट बनाऊंगा तो देखिएगा जरा, इट शुड बी 1, और 4/3 का आंसर क्या आएगा, 1.33। तो मेरा डाटा इस सी से मैच कर रहा है। चलो मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं इसको भी ट्राई, दिस इज 4 एंड दिस इज 1.5, स्मॉलर नंबर इज 1.5। तो मैं इस दोनों को डिवाइड कराऊंगा, इट शुड बी 1। लेकिन 4/1.5 वुड नॉट बी इक्वल टू 1.33 बेसिकली। बात समझ रहे हो, क्योंकि मेरा डाटा मुझे कह रहा है कि यार इतने मोल आने चाहिए CO2 के और वाटर के। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैं कहूंगा मेरा सी आंसर बिल्कुल सही है। मतलब हर क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी आपके डेवलप होनी चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली पास पेपर से खुद ब खुद जो है ना वो होती चली जाएगी। ओके, डिफरेंट मेथड्स होते हैं हर क्वेश्चंस को करने के। तो ये चीज आपने अपने अंदर जो है ना वो करनी है। अब ये देखो जरा, क्या कह रहा है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप सिंथेसिस। देखो ये भी एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस है कि उसने आपको ये दे दिया कि यार ये बनाना है, और आपको ये दे दिया। भाई अब मैं डायरेक्ट तो ये ग्रुप नहीं अटैच कर सकता ना, मुझे इस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। खैर इस पे भी आएंगे क्वेश्चन, में बताता हूँ आपको। फिलहाल वो कह रहा है कि 8.24 ग्राम ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज, इसका मास आपको दे दिया, was formed in this synthesis. What mass of benzene was used? What mass of benzene was used? तो अब इस क्वेश्चन में आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे कि यार इसका कितना मास यूज हुआ होगा इतने ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए। बात समझ रहे हो आप। तो पक्की बात है कि आंसर इससे बड़ा होगा। भाई ये तो पक्की बात है ना यार, मैं तो ए को देखूंगा ही नहीं ना मेरे भाई, ए को मैं क्यों देखूं। मतलब कि कुछ नॉन सेंस, मतलब रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल। मैं तो ना इसको देखूंगा ना इसको देखूंगा, देखो इट मेक सेंस, मेक सेंस। मगर मैं इस चीज को शॉर्टकट बनाऊंगा अपने लिए, मैं रास्ते आसान करूंगा, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, मैं हर ऑप्शन को नहीं वो करूंगा। बात समझ रहे हो आप लोग। तो मैंने कहा यार उस्ताद ए और बी तो मतलब के सही नहीं हो सकता है, या तो सी सही है या तो डी सही है। मुझे बता सकते हो कि मैं इसको कैसे करूँ क्वेश्चन को। यस, जरा ट्राई करना फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो जरा, MR आपको हर एक का दिया हुआ है, आपके पास मोल्स की भी इंफॉर्मेशन है, आपको हर चीज पता है। अपनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करो यहाँ पर और बताओ कि बेंजीन का कितना मास मुझे चाहिए होगा। तो ना हम आपको 1 मिनट देते हैं, ट्राई करो जरा।
सोचो 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 भाई। तो सी क्यों, आंसर। वजह? बिकॉज फर्स्ट हम मोल्स निकालते हैं बेंजीन का ओके, हो फैलिक गया जी। एसिड के। सबसे पहले हमारे पास आ गए मोल्स, तो ये आ जाएंगे 8 मैं इसको यूं कर लेता हूँ कि मोल ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज BC इज इक्वल टू 8.24 डिवाइडेड बाय 122। तो जब मैंने इसको डिवाइड करवाया, 8.24 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ रहा था वैसे 122 से डिवाइड करने से? 0.068। 0.068 मोल आ गया। अच्छा, फिर आपने, इन्होंने आपको यील्ड दी हुई है, फिर आपने क्या किया इसका? इसको डिवाइड कर दिया 0.6 से। 0.6 से उसकी परसेंटेज खत्म करके, बेहतरीन हो गया। यानी कि आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ऐसा ही है? जी। ओके, हो गया। क्या आंसर आया फिर? इसका 0.113। 0.113 आपके पास आंसर आया, किसका? मोल का, ऐसा ही है? जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? ये आपके पास जो आया है, ये आया है मिथाइल बेंजीन का आंसर। फिर आपने क्या किया? इसको इसको 45% से डिवाइड डिवाइड। किया। यप। गुड, हो गया। इट इज डिवाइडेड बाय 45%। तो आपके पास मोल आ गया, किसका? मोल ऑफ बेंजीन आ गया। गुड, हो गया जी। वो कितना आया? 0.25। 0.25। जब आपके पास मोल आ गया, तो मेरे तो मजे हो गए। मुझे तो मास पता लगाना था, तो मैं करूंगा मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। तो फिर आपने क्या किया होगा कि MR दिया हुआ है इसका 78, मोल तुम्हारे पास आया 0.25, तो आंसर आ गया 19.51 ग्राम्स, ऐसा ही है? यस। तो अब देख लो कि एक MCQ है भाई, ये सिंपल सा। तो लेकिन ये है कि मेक सेंस, आपको एटलीस्ट पता हो। बेसिकली ये वही है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट और थियोरेटिकल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चूंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हैं, तभी हम इसको इससे डिवाइड करा रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं परसेंटेज यील्ड से। हम रिवर्स रिएक्शन है, इसलिए हम ये वाला काम कर रहे हैं इसमें। ये देखो जरा, ये है ट्रांजिशन से रिलेटेड। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये है वो क्वेश्चंस बेटा, जो आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, तो एक्सेस डाला तो ये हुआ, फ्यू ड्रॉप्स डाले तो ये हुआ, कभी क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, कभी आपको पीपीटी मिल रही है, कभी वो जो है ना बिकम सॉल्यूबल इन एक्सेस अमाउंट, कभी डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर वो उसके फॉर्मूले भी अलग अलग पूछ रहा होता है। तो खैर इसको देखेंगे हम, अभी ऑर्गेनिक देख लें थोड़ा सा। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब ये आ जाओ जरा, कीटोन्स आर यूजफुल स्टार्टिंग कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। देख रहे हो? अब ये क्या कह रहा है कि यूजफुल कीटोन होते हैं जब हम किसी भी कंपाउंड को बना रहे होते हैं, ऑर्गेनिक में सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट ब्यूटानॉल। दिस क्वेश्चन इज अबाउट ब्यूटानॉल, ओके जी। तो द mass spectrum of butanol has significant peaks at mass to charge ratio that is equal to 43, and the mass to charge ratio that is equal to 57. Give the structures of the species responsible for these two peaks. ये जो क्वेश्चन है ना, इट्स रिलेटेड टू फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इट्स रिलेटेड टू फ्रैगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। फ्रैगमेंटेशन क्या होती है? देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपका जो सैंपल है, सबसे पहले वो आयोनाइज होता है। उसको हम हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की जब बम्बार्टमेंट करवा रहे होते हैं, तो आपके कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो आपका बन जाता है सिंपल कैटायन। और कैटायन फिर पहुंचता है कहाँ तक? डिटेक्टर तक पहुंच रहा होता है आपका कैटायन। चूंकि कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, तो जब वो उसको अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है बिटवीन द, जहां से उसने इनिशियल पॉइंट और डिटेक्टर तक काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है वो, तो रास्ते में उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। बात समझ रहे हो?
अनस्टेबल चीज की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि कैटायन आपने जानबूझ के बनाया है उसे। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका कोई पैटर्न नहीं होता। लेकिन इतनी जरूर बात है कि जो भी आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे दे शुड बी मोर स्टेबल बेसिकली ना। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस चीज को हमें जो है ना वो फ्रैगमेंट बनाने हैं, किसके नहीं बनाने। आप कोई मुझे बोले CH2 का फ्रैगमेंट बन गया, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल कि CH2 इतना हाईली अनस्टेबल होगा? ऐसे बोलो कि CH3 का बनेगा। तो ये नहीं कि कभी भी और कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो अब वो कह रहा है कि उसने आपको एक हिंट दे दी कि यार 43 का एक फ्रैगमेंट आ रहा है आपके पास। तो 43, तो मैं बोलूंगा यार 43 मेरे ख्याल में या तो ये यहाँ से टूट सकता है, या तो ये यहाँ से टूट सकता है। चलो मैंने सपोज कर लिया कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो मैंने कहा यार इसका मास कितना होता है? ये आपने कहा ये है C2H5 पॉजिटिव। इसका मास होता है 29। दो कार्बन है, 24 है, 24 + 5 29 हो गया। तो भाई ये तो होता है 29, लेकिन 29 की तो पीक ही नहीं नजर आ रही। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। चलो हम इस टुकड़े को ट्राई कर लेते हैं जरा। जब मैंने इस टुकड़े को ट्राई किया तो ये आ रहा है CH3CO, यानी कि बोले तो CH3CO पॉजिटिव। तो ये भी मेरे पास कितने कार्बन है? दो कार्बन है। दो कार्बन मेरे पास हो गया 24, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये टोटल हो गया 17। इसका मास आ रहा है मेरे पास 41। मजे की बात यह है कि दोनों में से कोई भी पीक मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा यार नहीं नहीं नहीं, ये वाली फ्रेगमेंटेशन अच्छी नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूं? फिर मैं आऊंगा अपने मॉलिक्यूल पर, फिर मैं बोलूंगा यार क्या पता ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ हो। चलो जी इसको भी ट्राई कर लेते हैं यार, क्या पता यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका मास लिया। जब मैंने इसका मास लिया तो ये आया C3H5O+। अब जब मैं इसको टोटल करूंगा तो 12 × 3 दैट इज 36। इसमें मैं ऐड करूंगा 5 हाइड्रोजन को और एक ऑक्सीजन को, दैट इज 16, तो मुझे मिलेगा 57। तो ये तो आ गया, ये तो आ गया। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार एक आंसर मेरा है CH3CH2C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मास स्पेक्ट्रम में हमेशा कैटायंस को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरा मैं कैसे पता लगाऊं? लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया है। ओके, लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया। तो अगर मैं इसका मास देखूं, अगर मैं इसका मास देखूं तो इसका तो पहले भी देखा था यार। क्या आ रहा था पता नहीं, मुझे नहीं याद। CH3CO पॉजिटिव, इसका आ रहा है 57। और CH3CO का ये आपके पास आ गया, दो कार्बन है, 24 है। 24 के दो कार्बन आ गए, तीन हाइड्रोजन आ गए आपके पास, और एक ऑक्सीजन आ गया 16 का। तो ये आंसर आ गया 43। तो मतलब ये मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर गया और ये इससे मैच कर गया। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस पीक। Give the structure of one other species that you would expect to produce a peak at a different mass to charge value in the mass spectrum of butanol। तो वो तो आप मल्टीपल कह सकते हो ना, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताई यार, वो तो ये भी हो सकता है, वो तो ये भी हो सकता है। इसकी पीक कितने पे आ रही थी? 29 पे आ रही थी ना। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, एक ही मार्क का तो क्वेश्चन है। ये मैंने यूं लिख दिया, इसकी पीक आएगी कितने पे? 29 पे। तो ये भी तो आपका पॉसिबल है। डिवाइस अ रिएक्शन स्कीम टू प्रिपेयर प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम ब्यूटानॉन। देख रहे हो, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस यूजिंग नो मोर देन 4 स्टेप्स। इसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बात समझ रहे हो आप लोग के? भाई 4 स्टेप से ज्यादा नहीं होना, लंबी नहीं करनी मतलब तुम्हें। डिवाइस का मतलब होता है भाई प्लान करो आप बेसिकली ना, इट्स अबाउट प्लानिंग बेसिकली। और identify the reagents and essential conditions for each step and give the name or structure of each of the intermediate compounds। ऐसा हो रहा होता है ना, समटाइम इंटरमीडिएट बन रहा होता है, जैसे कि हमने बेंजीन में देखा कि जब हम उसकी क्लोरीनेशन करवा रहे होते हैं तो फिर उसका एक इंटरमीडिएट बनता है, आपके रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये उस इंटरमीडिएट की, अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो द नेम
गिव द नेम और स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड, या तो नाम दो या स्ट्रक्चर उसका लिखो आप। तो चलो जी, मैं कहता हूँ कि प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम ब्यूटानॉन, ये मैंने बना लिया, मेरा ब्यूटानॉन है ये। सेट हो गया जी। ये मेरा है ब्यूटानॉन, और मुझे बनाना है प्रोपेन वन ऑल, तो ये मेरे पास बन गया प्रोपेन वन ऑल। ये तो इसने कुछ अलग ही सीन कर दिया, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही कम कर दिया यार। तो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो वो 4 मार्क का क्यों देता। ओके जी। तो अब मैं सोचूंगा कि सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि इसमें से नंबर ऑफ कार्बन मुझे कम करने हैं। ओके। तो कोई आइडिया, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये। एग्जैक्टली, इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस। यस, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से पता है क्या होता है? आपका बनता है उसमें आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। वो क्या होता है? CH3 बेसिकली, राइट। तो जब मैं CH3 बनाऊंगा तो ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। बात को समझिएगा जरा। तो चलो भाई, मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो मेरा स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि मैं क्या करूं कि दिस इज माय ब्यूटानॉन, दिस इज माय ब्यूटानॉन, और इसका मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ? I2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। रिएजेंट कंडीशंस याद होने चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वैसे बाय द वे यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ओके। पता है क्या बनता है? पता है क्या बनता है? ये बनता है भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O-। और चूंकि NaOH यूज करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है प्रोपेनोएट, ये बन जाता है। ओके। और साथ में ये भी रिलीज होता है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। अच्छा जी, ओके। फिर अह, चूंकि मेरे पास सॉल्ट बना है, चूंकि मेरे पास सॉल्ट बना है, मुझे तो चाहिए एसिड ना। पता है क्यों एसिड चाहिए? मैं उस एसिड को रिड्यूस कर दूंगा अल्कोहल में। देखो कैसी चालाकी से चल रहे हैं हम। पहले हमने एसिड बनाया, फिर हम उस एसिड को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के लिए हमारे पास हजारों मेथड्स हैं। रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करो कि आप इसमें ना इसको एसिड बनाने के लिए आप इसमें कोई एसिड डाल दो, ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। बात समझ रहे हो आप? तो मैंने इसमें क्या किया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O- में कोई भी एसिड डाल दिया, सो इट बिकम CH3, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके। तो आप ले लो यहाँ पर, चलो H2SO4 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOH। सही है जी, ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2। बना लिया मैंने एसिड अपना। तो अब हम क्या करेंगे? आ, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे स्टेप नंबर 3 में, इसको मैं करा दूंगा रिड्यूस। इसको मैं करा दूंगा रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट वही ले लेते हैं।
जो बरसों का चला हुआ आ रहा है, दैट इज LiAlH4 इन ड्राई एथर। LiAlH4 इन ड्राई एथर। तो ऑटोमेटिकली मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर मुझे प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। इसी प्राइमरी अल्कोहल को वो क्या नाम दे रहा था? प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल, इसी प्राइमरी अल्कोहल को वो ये नाम दे रहा था। तो देखो भाई, हमने बना लिया यार, प्रोपेन वन ऑल बना लिया हमने। अब ये है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का क्वेश्चन। दिस इज द मेन थिंग। बात समझ रहे हो आप? तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह का है ये देखो जरा, ये देखो। डेजर devise a reaction scheme to prepare 2-methyl butene from butanol using no more than, फिर वही बात कर दी उसने। अब 5 नंबर का सवाल दे दिया। अब 5 नंबर का सवाल दे दिया इसने आपको। है बड़ा इंटरेस्टिंग, सोचो। अब मेरे पास, अच्छा है वही चीज मेरे पास, देखो ब्यूटानॉल ही है। इससे मुझे क्या बनाना है? ब्यूटूइन। 2-methyl। ये बनाना है। चलो ये तो अच्छी बात है कि नंबर ऑफ कार्बन वही है। 2-methyl नहीं ना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए ना, 5 हो गए। नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए। मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी ना। चलो ये तो पक्की बात है कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं साइनाइड इन्वॉल्व होगा। बोले तो साइनाइड, बोले तो नाइट्राइल इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं। सो लेट्स सी। सो लेट्स सी। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। देखो आप डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हो ना साइनाइड, क्या कहते हो? ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो इस कीटोन का बताओ कि मैं क्या करूं इसका, क्या कहते हो? हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट होने। हाइड्रोजन साइनाइड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो फिर क्या होगा? ये OH बन जाएगा। चलो मैं आपको बात मान लेता हूँ कि मैंने इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ये लो, ये लो, ये बन गया। ये लो, ये बन गया। मसले मसाइल खड़े होते जाएंगे, देखना मैं आपको बताता हूँ अभी। और बोलो, और क्या करें? ये OH भी लग गया और आपका CN भी लग गया।
तभी तो है 5 मार्क का, देख रहे हो तुम। अब तुम बोल रहे होगे सर आप इसको जो है ना, अब मसला ये है कि यार मैं, चलो मैंने इसको डिहाइड्रेट कर दिया, ओके हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसका क्या करूं? डिहाइड्रेट करके डबल बॉन्ड आ गया, आ गया, आ गया, चलो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, कहीं भी यहाँ आ जाएगा, ब्यू टू इन था ना, ओके यहाँ आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड भी आ गया, चलो मैंने आपके बोलने पे इसको डिहाइड्रेट कर दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी सपोज कर लो कि मैंने यूज कर लिया H3PO4, ओके, ये लो डबल बॉन्ड आ गया। चलो ये मेरे गले का कांटा बना हुआ है साइनाइड। अब इस साइनाइड को कैसे खत्म करूं? आप बोलोगे सर इसको रिड्यूस करा दें आप। साइनाइड को रिड्यूस कराऊंगा तो ये बन जाएगा, पता है क्या बनेगा? ये CH2NH2। NH2 तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा हमें अपने कंपाउंड में, बात समझ रहे हो आप? तो मतलब कि कुछ ऐसा करना है हमें। क्या कहते हो? मार्स? अमार? मार्स कह रहा हूँ। आइडिया? फिलहाल तो कहीं हाँ भाई, क्या नाम है दूसरे वाले का? अम्मार, तुम क्या कहते हो यार? देख रहे हो ये जानलेवा है, ये जानलेवा है मेरे भाई। अभी देखो, मैंने आपको जब वो बता रहा था मैं आपको, उसने बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजन की, उसने बात की थी ग्रिग्नार्ड। इस क्वेश्चन तक मैंने आपको पहुंचाना है बस। देख रहे हो तुम, उसमें क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक हिल के रह जाएगी। अब आप पूरा ब्रॉड माइंड हो जाएगा यार, हमारे पास तो इतने सारे रिएजेंट हैं, आप फिर अपने माइंड में माइंड मैपिंग शुरू कर दोगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये। लेकिन क्या ये सब कुछ होने के बाद मेरा मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ जुगाड़ में, नहीं तो लेट्स सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि मैं रिएक्शन करवाता हूँ, चलो मैं इसको कहता हूँ स्टेप नंबर 1, जरा गौर से सुनिएगा बात को। तो मैंने क्या किया, CH3Cl लिया, CH3Cl मैंने लिया, और मैंने उसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम पाउडर के साथ, मैग्नीशियम पाउडर के साथ। थोड़ा सा जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसके, ओके। और ड्राई एथर भी आप इसमें ले सकते हो, एज अ सॉल्वेंट ड्राई एथर ले लो आप, ओके। मैग्नीशियम पाउडर ले लिया आपने इन ड्राई एथर, वाटर नहीं लेना, OH रिप्लेस हो जाएगा। पता है क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपका बन गया भाई, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। फिर आपने क्या किया कि आपके पास था ब्यूटानॉन, आपके पास क्या था? ब्यूटानॉन, राइट? CH3CH2COCH3 प्लस CH3MgBr, ओके। या